हाँ तो स्टूडेंट्स, ये है आपकी प्रॉब्लम नंबर 5.4 स्टैरिक, जिसमें उन्होंने पूछा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर वालों की। ये मतलब कि प्रॉब्लम है असाइनमेंट की कि आपने हमें यहाँ पे थेवेनिन्स रेजिस्टेंस फाइंड आउट करके देनी है, यानी कि हमने उनको रेजिस्टेंस निकाल के देनी है। बच्चों यहाँ पे असल में ना आपके कहने के थेवेनिन्स थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम दोनों ऑलरेडी अप्लाई होते हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि इसके अंदर देखें एक करंट सोर्स मौजूद है, डेट्स वाई करंट यानी कि डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है, डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो जब एक डिपेंडेंट सोर्स सर्किट के अंदर मौजूद होता है तो वहाँ पे हम यानी कि उसको शट डाउन करके उसकी रेजिस्टेंस नहीं निकाल सकते सर्किट की। डेट्स वाई वहाँ पे हमें वीओसी और आईएससी यानी कि नॉर्टन और थ्योरम दोनों का तरीका अपनाना पड़ता है, जिसकी मदद से फिर हम ओहम्स लॉ की मदद से आगे रेजिस्टेंस निकाल के देते हैं। डेट्स वाई यहाँ पे दोनों काम होने हैं। तो जो आपका इससे प्रीवियस वाला प्रॉब्लम है उसका लिंक आपको पहले ही मिल जाएगा, ठीक है। वो आपकी एक हमारी ना एग्जाम्पल है, शायद मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, लर्निंग असेसमेंट है, लर्निंग असेसमेंट, हाँ जी। तो वो ऑलरेडी अपलोडेड है जो कि 12 वोल्ट वाली है, वो आप देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपको मैं वैसे लिंक इसका शेयर कर दूंगा। तो चलो आओ बच्चों, सबसे पहले आप सभी समझ गए होंगे हमने वीओसी यानी कि थेवेनिन्स थ्योरम अप्लाई करना है। तो यहाँ पे ए बी के ऊपर कोई कट वगैरह आपने नहीं लगाना, डायरेक्ट यहाँ पे ए बी के ऊपर एक दफ़ा वीओसी वोल्टेज फाइंड आउट करना है और एक दफ़ा आपने करंट जो अपनी होती है आईएससी वो फाइंड आउट करनी है, यानी कि एक दफ़ा थेवेनिन्स एक दफ़ा नॉर्टन। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पे मैं पहले मेंशन कर देता हूँ वीओसी वोल्टेज, ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दी है वीओसी। ये वीओसी वोल्टेज हमने बच्चों फाइंड आउट करने हैं। तो इनको फाइंड आउट करने का सिंपल आपके सामने तरीका है, ये देखें, ये ओपन सर्किट वोल्टेज है। तो मैं यहाँ पे कोई भी टेक्निक लगा सकता हूँ, जस्ट लाइक आप सब समझ चुके होंगे मेरी बात, यानी कि यहाँ पे मैं अपना वो भी लगा सकता हूँ, नोडल एनालिसिस, दूसरा लूप एनालिसिस। तो लूप एनालिसिस यहाँ पे सुपर लूप बना देगा, उससे अच्छा हम नोडल एनालिसिस तक ही अपनी रसाई रखें, ठीक है। तो डेट्स वाई बच्चों देखो, ये सबसे पहले हमारा काम होगा नोडल एनालिसिस में नोड को आइडेंटिफाई करना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, हमारा एक नोड बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 चीज़ों की आके वायर अटैच है। नोड उस पॉइंट को कहते हैं जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो, और वो नोड बाइनरी नोड होता है जहाँ पे 2 चीज़ों की वायर अटैच हो, और उसको आपने कंसिडर नहीं करना, ठीक हो गया। तो लिहाजा बच्चों उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ उसी कंडीशन में कंसिडर करेंगे जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरी हो जाए, ठीक है। तो ये देखो, ये हमारे पास वो नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, किस करंट सोर्स की, एक इस रजिस्टर की और एक इस साइड से रजिस्टर की। तो यहाँ पे हमने V1 वोल्टेज रख लिया, ठीक है, नज़र तो आ रहा है ना जी, बिल्कुल ठीक हो गया। उसके बाद ये हमारे पास नोड है, यहाँ पे भी 3 चीज़ों की वायर अटैच है, एक इस रजिस्टर की, एक इस रजिस्टर की और एक इस ओपन सर्किट की वायर अटैच है। तो यहाँ पे हमारे V2 वोल्टेज हो गए, ठीक है। तो ये मैं यहाँ नीचे मेंशन कर देता हूँ क्योंकि वहाँ पे ऊपर ज़्यादा ही सरफेस पे बन गई है शेप। तो ये V2 वोल्टेज हो गई इस नोड पे। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वाली तो वायर है ही नहीं, इसमें कोई चीज़ ही नहीं है, तो इसको आपने क्यों कहा ये तीसरी चीज़, एक तीसरी वायर कनेक्ट है ओपन सर्किट की। ये बच्चों असल में आपको वजह बताता हूँ, पता क्या है, यहाँ पे मैं चाहूँ तो एक नोड से भी काम चला सकता हूँ, वो है मेरा V1, लेकिन उससे मुझे ये फ़र्क पड़ेगा, मुझे यहाँ पे फिर से इसकी करंट फाइंड आउट करनी होगी, और उसके बाद ये Vx भी मुझे डिस्टर्ब करेगा बार बार। डेट्स वाई इसी चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे बाइनरी नोड कंसिडर कर लूँगा। ये बाइनरी नोड है, यहाँ पे असल में ये बच्चों बाइनरी नोड है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, ये बाइनरी नोड है क्योंकि यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स की यहाँ पे आके वायर अटैच है। बाइनरी नोड मुझे क्यों कंसिडर करना पड़ा, क्योंकि बच्चों देखो VOC यहाँ पे इस पोल से कनेक्ट है, तो यहाँ पे इस नोड के वोल्टेज मुझे पता होने चाहिए, इस नोड के, बाइनरी नोड के। और इसी तरह से नीचे एक बच्चों हमारे पास पूरी एक सतह का नोड है, देखें ये एक पूरी सरफेस है, यहाँ पे आके ये हायर नोड बनता है। तो इसको न्यूट्रल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अदरवाइज हमारा करंट फ्लो नहीं कर सकता। तो ये मैंने न्यूट्रल कर दिया, ग्राउंड लगा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात आप सभी जानते हैं इसके अंदर एक यानी कि डिपेंडेंट सोर्स मौजूद है, तो मुझे उसकी वैल्यू पहले पता होनी चाहिए जिस चीज़ पे वो डिपेंड करता है। वो है बच्चों ये देखो, ये Vx की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, और Vx ऐसे ही है। अब ये एक बच्ची यहाँ पे मार खा गई थी मुझसे, वो क्वेश्चन करने लग पड़े थे कि यहाँ पे सारे, यहाँ पे आपने सुपर नोड क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज मेंशन, आप सुपर नोड क्यों नहीं लगा रहे। बच्चे ये असल में ये सुपर नोड उसी कंडीशन में लगेगा जब 2 नोड्स के दरमियान वोल्टेज सोर्स होगा। ये रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर के ऊपर वोल्टेज मेंशन है, ना कि ये वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। ऐसा ही वो सेम टू सेम सर्किट था। तो देखो बच्चों, मैं पहले Vx की इक्वेशन लिख लूंगा नोड टू नोड की वजह से। देखो Vx इज इक्वल टू आ जाएगा, माइनस का पोल जिस तरफ है वो वाले वोल्टेज माइनस में नोड के, उस नोड के, और जिस तरफ पॉजिटिव पोल है वो वाले नोड के वोल्टेज प्लस में। तो ये आ गया -V1 + V2, क्योंकि देखो प्लस का साइन है इस नोड की तरफ और नेगेटिव का साइन है इस तरफ, ये आ गई, ठीक है। Vx की मिल गई वैल्यू। अब आप डायरेक्ट चले जाओ बच्चों KCL लगाने नोड 1 पे। तो मैं KCL लगाने लगा नोड 1 के ऊपर, अप्लाई KCL एट नोड 1 आप लिख लीजिएगा। द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट, सभी बच्चे जानते हैं। तो बच्चों देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे मैं लिखूंगा लिविंग करंट्स और राइट हैंड साइड पे एंटरिंग करंट्स, ये मेरा इज इक्वल टू है, ठीक है। तो देखते जाओ,
पहले नंबर पे बच्चों मुझे इस वायर की करंट लिखनी होगी क्योंकि इसके घेरे में टोटल 3 वायर्स हैं, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो इस वायर की मैं करंट लिखने जाता हूं जब तो मुझे पता चलता है इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है मुझे उसकी वैल्यू नहीं पता, तो मैं ओहम्स लॉ की मदद से यहाँ से क्या करता हूँ, एक लिविंग करंट बना लेता हूँ। यानी मैं कहता हूँ कि इस नोड में से करंट लीव कर रहा है, तो जब किसी नोड में से हम करंट लीव करवाते हैं उसी वक्त उसके वोल्टेज लिख के आगे माइनस लिखना होता है। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ। तो V1 माइनस आ गया और यहाँ से ये करंट मूव करती हुई 2 रजिस्टर में से गुजरती है और जाके डायरेक्ट न्यूट्रल में एंटर कर जाती है, तो लिहाजा आ गया V1 माइनस 0 और जितनी रजिस्टेंस रास्ते में है वो है 2K प्लस 3K। ओके हो गया। मजीद आगे बढ़ते हैं तो देखो बच्चों ये वाली वायर आती है, इसको भी छोड़ दो, ये वाली वायर आती है। यहाँ पे देखो जरा बच्चों गौर करना, इसकी भी मुझे करंट का नहीं पता, तो यहाँ पे भी मैं करंट लीव करवा देता हूँ, यानी कि V1 माइनस लिख दिया उसी वक्त। तो यहाँ से करंट लीव करती हुई दूसरे नोड में एंटर कर गई, तो ये आ गया V1 माइनस V2 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई। उसके बाद ये एक एंटरिंग करंट है, एंटर कर रही है रजिस्टर के अंदर, डैट्स अपने नोड के अंदर, तो इसको इस साइड पे लिखेंगे Vx ओवर 2K। बच्चों इसको मैं K लिख सकता हूँ ना, क्योंकि ये 2000 मतलब कि 2000, 2K भी 2000 ही होता है, यानी कि इतना तो आप सभी जानते हैं, तो मैंने इसको 2K लिख दिया। अब देखो बच्चों इस पूरी इक्वेशन का अगर LCM निकालें, LCM, तो ज़रा गौर कीजिएगा, 2K प्लस 3K ये 5K है और ये 2K है। 5 का और 2 का एलसीएम क्या होता है, 10 होता है। तो इस पूरी इक्वेशन को 10 से ज़रब दे दो 10K से, ताकि इसका बटा खत्म हो जाए। यहाँ पे बच्चों देखो जब 10K ज़रब हुआ तो क्या हुआ, 5 एक बार, 5 दो बार 10 और किलो किलो से कैंसिल वैसे ही, तो 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, 2V1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे जब 10K ज़रब हुआ K से कैंसिल और 10 ऊपर ज़रब खा गया, 10V1 माइनस 10V2। और इस तरफ जब 10 के ज़रब हुआ तो ये देखो के से गया, 2 एक बार 2 5 बार 10, ये आ गया 5Vx। Vx की बच्चों आपको पता है इक्वेशन हमने निकाली थी, वो यहाँ पे पुट कर दे, माइनस V1 प्लस V2। अब आप इसको मतलब कि पूरा कंपनसेट करके लिखें। पहले आपने V1 का देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, 12V1 और ये है माइनस 10V2, और दूसरों को उठा के इधर लाएंगे, देखो ये बनता है माइनस 5V1, इधर आके हो जाएगा प्लस 5V1। वो बनता था प्लस 5V2, इधर आके हो गया माइनस 5V2, यानी कि उस साइड से इज इक्वल टू की मैं इधर ले आया। तो ये इक्वेशन आपके पास एक बन जाएगी। देखें ये आ गया 17V1 माइनस 15V2 विच इज इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 आपने बनानी है बच्चों नोड 2 के ऊपर KCL लगा के, ये नोड 2 है आपका, तो अप्लाई KCL एट नोड 2 ये आप लिख लीजिएगा। तो देखिए इसके घेरे में सिर्फ 2 ही वायर्स हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। तो लिहाजा देखो बच्चों मैं यहाँ पे ये काम कर क्यों रहा हूँ, ये पहले मुझे बता देना चाहिए था। देखो बच्चों ये जो नोड ये जो अपना VOC लगा हुआ है ना, ये नोड 2 और ये नोड 3 के सेंटर में लगा हुआ है, यानी कि इसका पॉजिटिव पोल है V2 की तरफ और नेगेटिव पोल है ग्राउंड की तरफ। मैं आपको इसका ये बना के भी दिखाता हूँ ढांचा, ज़रा गौर से देखिएगा, ये इस तरह से लगा हुआ है। यानी अगर हम इस तरह से वायर से होके चाहते हैं, ये एक वायर अगर हम इसको सोर्स बना दें तो ये एक वायर ही बन जाएगी VOC, और इस तरह से ये 2 नोड्स के सेंटर में लगा हुआ है 0 वोल्ट और यहाँ पे है V2। तो देखो अगर इसकी इक्वेशन बनाए तो क्या आएगी, जिस तरफ इसका पॉजिटिव पोल है वो वाले वोल्टेज प्लस में और जिस तरफ इसका नेगेटिव पोल है वो वाले वोल्टेज माइनस में। तो ये आ गया V2 के इक्वल, यानी कि मुझे V2 की वैल्यू चाहिए, दैट्स वाई मैं ये सारा काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अब इस नोड के ऊपर KCL लगने लगा। पहले बच्चों मैं यहाँ पे करंट एक लीव करवा देता हूँ क्योंकि मुझे इस वायर की करंट का नहीं पता। तो क्या आ जाएगा V2 माइनस, क्योंकि इस नोड में से निकल के गई है करंट, V2 माइनस V1 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई, ठीक है, वो है 1K। उसके बाद बच्चों अब इस वायर की करंट का भी नहीं पता, तो मैं क्या करता हूँ एक करंट लीव करवा देता हूँ V2 माइनस, ये करंट यहाँ से होती हुई जाके एंटर कर गई 0 में, तो आ गया V2 माइनस 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई इसका इज इक्वल टू 0 आ गया। देखो बच्चों इसका LCM आ रहा है 2K से ज़रब दी तो इसका बटा खत्म हो गया। यहाँ पे 2K से ज़रब दी, K से कैंसिल, 2 ऊपर ज़रब खा गया, 2V2 माइनस 2V1। यहाँ पे जब मैंने 2K से ज़रब दी तो ऊपर सिर्फ V2 रह गया विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को ज़रा स्टेबलाइज करें, ये आ गया माइनस 2V1 और साथ में आ गया 3V2 विच इज़ इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 2 है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने लगा इनको। पहले इनके कांस्टेंट्स बच्चों लिखेंगे, इसका 17 है, इसका माइनस 15 है, इसका माइनस 2 है, इसका 3 है। फिर हम इनके वेरिएबल्स लिखेंगे V1 और V2, फिर इज इक्वल टू इनके जो मतलब के इज इक्वल टू पे नंबर्स थे वो है दोनों का 0। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। जिनको नहीं पता ये कैसे सॉल्व करते हैं वो जाके हमारी जो अपनी एग्जांपल नंबर 3.1 है उसको देख लें, वहाँ पे मैंने ये सारा तरीका बताया हुआ है, कैलकुलेटर के थ्रू ये सारा सॉल्व हो जाएगा। तो हाँ तो बच्चों मुझे इसका आंसर मिल रहा है 0, दोनों का, V1 का भी 0 मिल रहा है और V2 का भी 0 मिल रहा है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसकी रीज़न क्या है। V1 इज इक्वल टू 0 एंड V2 इज इक्वल टू 0, यानी कि आपका VOC भी 0 हो गया। ठीक है, जब बच्चों VOC 0 है तो आपको शॉर्ट सर्किट करंट निकालने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उसको बता दो ISC की कुछ भी वैल्यू आ जाए, आ ही नहीं सकती है बल, तो मैं आपको वजह बता दूंगा। ठीक है, वजह आप ही बताता हूँ। ये देखें ISC इज आल्सो इज इक्वल टू 0, ये आपने लिखना है यहाँ पे।
जो मैं यहाँ पे लाइन लिखूंगा वो आपने लिखना है, ठीक है। ये कितनी आएगी आपके पास आएगी किलो में है ना रजिस्टर, तो 0 मिली एम्पेयर, ठीक है। आपने कहना है उसको कि जैसा कि आर थेवेनिन हमारे पास बराबर होता है VOC ओवर ISC के, ठीक है। तो डेट्स वाई ये तो हो गया 0 किलो ओम के बराबर, क्योंकि दोनों का आंसर 0 आ रहा है। इन्फानाइट हो जाएगी, सॉरी रेजिस्टेंस ही इन्फानाइट हो जाएगी, दोनों का आंसर 0 है तो 0/0 इन्फानाइट होता है। ये आप इन्फानाइट यहाँ पे लिख दीजिएगा, इन्फानाइट किलो ओम, यानी कि इन्फानाइट किलो ओम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपने इसको ना स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है बच्चों। आपने लिखना है एज देयर इज़ नो voltage or current source for supplying, यानी कि यहाँ पे कोई भी वोल्टेज या करंट सोर्स मौजूद नहीं है सप्लाई के लिए, यानी कि एज अ बैटरी कोई चीज़ यहाँ पे वर्क ही नहीं कर रही, तो यहाँ पे चीज़ क्या यार प्रोड्यूस होनी है, एज देयर इज़ नो वोल्टेज और करंट सोर्स फॉर सप्लाइंग फॉर सप्लाइंग पावर, लिख लो कुछ भी लिख लो, डेट्स वाई इट्स रेजिस्टेंस इज इन्फानाइट, ठीक है। यानी कि इसकी रेजिस्टेंस जो है वो इन्फानाइट है। ओके हो गया, डन हो गया, समझ में आ गया। तो बस इतना सा इसका आंसर है। अब मैं बच्चों आपको कंडीशन भी समझा दूंगा कि क्या ये मैंने क्यों लिखा। इन्फानाइट मीन्स आप सब समझ गए कि इन्फिनिटी है। ओके, अब समझो, देखो ये एक सिर्फ बच्चों आप कहेंगे कि सर सोर्स तो लगा हुआ है करंट सोर्स, देखो देखो जरा गौर देख करो, ये Vx की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है बच्चों। और Vx एक ऐसी मतलब कि रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज है जो कि उस वक्त तक बच्चों रजिस्टर में ये वोल्टेज प्रोड्यूस हो ही नहीं सकते जब तक यहाँ पे कोई करंट ही ना गुजरे। तो देखो ये जो करंट सोर्स है ना, ये जो करंट सोर्स लगा हुआ है, इसमें उस वक्त बैटरी यानी कि उसमें उस वक्त यानी कि ये इसने चार्ज होना जब यहाँ पे कोई वोल्टेज प्रोड्यूस होंगे, इसमें कोई करंट गुजर ही नहीं रहा। यानी कि बच्चों देखो मेरी मिसाल समझिएगा जरा, यानी कि ये अभी ऐसे ही है जैसे यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, ठीक है। ये इसको भी गायब कर दो, यहाँ से कट ऑफ कर दो, ये आपको समझाने के लिए, ये कट ऑफ कर दो, ये है ही नहीं। अब पूरे सर्किट में जरा गौर देखो, इसको छोड़ के कोई सोर्स नजर आ रहा है आपको, करंट सोर्स या वोल्टेज सोर्स। जब कोई सप्लाई के लिए यहाँ पे सोर्स ही नहीं मौजूद तो आपका सर्किट आम चलना यार, कुछ भी नहीं चलेगा। अब ये ऐसे ही है जैसे यार आप ये लेके बैठ गए अपना, मतलब देखो ये कैलकुलेटर लेके बैठ के और ये ऐसे ऑफ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यानी इसके अंदर बैटरी नहीं है, ठीक है। बैटरी मैंने निकाल दिया कुछ लम्हे के लिए, इस तरह से फर्ज कर लें। तो ये ऐसे ही है, आप ऐसे बटन दबाए जा रहे हो, ऑन का बटन प्रेस ही नहीं कर रहे हो, उसको ऑन करने के लिए बटन दबाए जा रहे हो और लगे हुए हो यार आउटपुट दे आउटपुट दे, वो आउटपुट देगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब तक उसको बैटरी नहीं दी जाएगी ऑन के बटन से, वो ऑन ही नहीं होगा। दिस इज द मेन कंडीशन। यहाँ पे जब कोई सोर्स ही नहीं है, सप्लाइंग सोर्स ही नहीं है, तो VOC हो या ISC हो, कुछ भी निकालने बैठ जाओ, सबका रिजल्ट 0 मिलेगा, क्योंकि किसी के अंदर कोई वोल्टेज अब्जॉर्ब भी नहीं होगा, ना कोई करंट अब्जॉर्ब होगी। डेट्स वाई इसका रिजल्ट 0 है, ठीक है। तो इस कंडीशन में आपने बस ये लाइन उसको देनी है कि एज देयर इज नो वोल्टेज और करंट सोर्स फॉर सप्लाइंग पावर, यानी कि पावर ही सप्लाई कर रहे होते हैं असल में, कि कोई भी चीज यहाँ पे पावर सप्लाई करने के लिए है ही नहीं, तो हम रेजिस्टेंस को कह देते हैं वो इन्फानाइट है, ठीक है। उसकी वैल्यू इन्फिनिटी है। तो बच्चों ये ऐसे ही है जैसे वाप्टा आपको पावर दे रही है, वाप्टा भी पावर ही दे रही होती है असल में।